बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। स्टेट बैंक ने आज अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। जो इंटरेस्ट रेट है उसमें फिर 1% इजाफा कर दिया गया है और अब ये 9.75 यानी लगभग डबल डिजिट के करीब हो गया और 24 जनवरी को एक मरतबा फिर जो दूसरी नई मॉनेटरी पॉलिसी है वो आएगी। आज जो स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के वक्त में कहा, नवंबर में जो महंगाई की शरह है वो 11.5% रही और जो ओवरऑल महंगाई है वो 9 से 11% रहने की बात हुई है। साथ साथ जो है जो जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस वजह से जा रहा है ताकि महंगाई में कमी आ जाए। इससे पहले भी जिस वक्त डॉक्टर बाकर साहब यहाँ आए थे तो ये थी और ये डिबेट थी कि इंटरेस्ट रेट का महंगाई के साथ पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में क्या ताल्लुक़ है और ये जो अप्रोच है वही गलत है। तो इसके ऊपर तो जो मुमताज़ माहिरीन मईशत हैं वो बारहा कह चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर अशफाक हसन साहब हों, दूसरे लोग लिखते रहे हैं कि ये अप्रोच ही गलत है। क्योंकि पहले हम बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे थे, फिर उस पर हॉट मनी का जिक्र आया और फिर कहा गया कि लोगों ने फ़ायदे उठाए और चले गए, फिर हमने इंटरेस्ट रेट को नीचे किया और अब एक मरतबा फिर हम जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट को ऊपर। और जस्टिफिकेशन ये है कि इसके नतीजे में महंगाई कम होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन असरात नज़र नहीं आते। इसके बावजूद के जो महंगाई की सूरत हाल है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, चीज़ें हैं। आज भी फवाद चौधरी साहब जो विफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे थे वो कहते थे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि दूसरी तरफ जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने हवाला दिया है उस रिपोर्ट का जिसमें दुनिया के जो महंगे तरीन ममालिक है उसमें पाकिस्तान का नंबर 3 हो गया। तो कहते हैं तीसरे नंबर पर दुनिया के महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को पहुँचा दिया। साथ साथ ओगरा ने एक समरी मूव किया है पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जिस पर डिसीजन होना है और कहा गया है कि 8 से 10 रुपये कमी की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ऑप्शन ये रखा गया है कि अगर आप पेट्रोलियम लेवीज़ जो है, जो कहा गया था कि 4 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बढ़ेंगी, अगर 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं तो भी 4 से 5 रुपये जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की ज़रूरत है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो कल बिलावल साहब ने कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी, तो वो भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में पार्लिमानी लीडर मोहतरम जनाब हसन मुर्तज़ा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब, ये फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अब डबल डिजिट के करीब, और अब जस्टिफिकेशन ये है कि चूँकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि महंगाई कम होगी। पहले भी एक ज़माने में आपको पता है डबल डिजिट में था, फिर नीचे लेके आए थे महंगाई, और फिर जो डॉक्टर अशफाक साहब हों या दूसरे लोगों को कहते हैं इसका क्या ताल्लुक़ है, अप्रोच ही गलत है। मैं डॉक्टर अशफाक साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका अल्टीमेट जो जाता है इमीडिएट इफेक्ट वो तो जाता है कि आपकी इंडस्ट्री पे, और जितने भी आप कोई इवन एग्रीकल्चर पे जो आप बारोइंग करते हैं उसकी कास्ट ऑफ बारोइंग बढ़ती है तो आप उतनी जो है आगे प्राइसेस बढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली ये काज महंगाई बढ़ाने में करता है ना कि कम करने में। ठीक। अब दूसरी बात आपको ये समझा दें कि देखें, एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, एक एक्सपोर्ट बेस्ड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जिस वक्त भी आपका इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी आपकी एक्सपोर्ट्स से, तो एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क आएगा, आपका मकसद है खसारा बढ़ेगा, और उसका इफेक्ट ये है कि आप फिर जो है वो रुपए को डिवैल्यू करेंगे ताकि जी आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। रुपए को डिवैल्यू करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट भी जो है वो महंगाई की सूरत में सामने आता है। तो मैं तो स्टेट बैंक की इस जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, बल्कि दुनिया में मैंने जब भी देखा कि किसी मुल्क में जब इकोनॉमी स्लगिश हुई है तो उसमें फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट्स को जो है वहाँ के फेडरल बैंक्स ने अपना उनको फौरी तौर पे नीचे किया ताकि लोग मैक्सिमम बारोइंग करें और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा क्रिएट हो, जॉब क्रिएशंस हो और लोगों की उसमें बहुत बेहतरी आए। तो मैं समझता हूँ एक तरफ जो है देखें ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है आप कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक तरफ बिजली का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस, बाकी जो रुपए की डिवैल्यूएशन है वो आपके सामने, फिर आपने अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, बोरोइंग कम हो जाएगी, किधर से प्रोडक्शन होगी और कैसे, मतलब हर चीज़ ऐसा है कि उल्टा रिवर्स सर्किल में चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं तो आपसे किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, और जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, मैंने खुद भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में किया हुआ MBA,
तो मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, और एक कॉमन मैन को शायद थोड़ा इसमें समझने में वो आ रहा हो, और आ रही हो या समझना आ रही हो, लेकिन आप और मैं तो अच्छी तरह इन चीज़ों को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि बजाय ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, इसको तो कम होना चाहिए था। अब स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और अगर वो ये फैसले कर रहा है तो मैं तो उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक। सेनेटर अफनान साहब, ये अब इब्राहिम साहब ने तो कहा कि जी बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। फिर कर कौन रहा है ये? मतलब आपने उनको कह दिया जी इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, तो वो जो मर्जी कर लें फिर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि उधर की जो इंडस्ट्री है वो लो इंटरेस्ट के ऊपर बोरविंग कर सके। अगर हाई इंटरेस्ट पे बोरविंग होगी तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली आप डिस्करेज कर रहे हैं जो आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या आपका इंडस्ट्रियल जो भी सेक्टर है, कि वो जो है वो लोन ना ले, और जो लिया हुआ लोन है उसको वापस करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप बेसिकली कर ये रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मनी सप्लाई को, जिसकी वजह से बेसिकली आप चाह ये रहे हैं कि पैसे की जो 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 सर्कुलेशन है वो कम हो, जो आपका जो जो मुझे उनकी इंटेंट समझ में आई है। और वो इसलिए कर रहे हैं, ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि बजट डेफिसिट बहुत बड़ा है। आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा डेफिसिट है, सरकार ने सारा पैसा ऑलरेडी निकाल लिया सिस्टम में से अपने कामों के लिए जो भी उन्होंने करना, तो अब इंडस्ट्री के लिए पीछे को पैसा बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो अब या तो वो अगर वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, क्योंकि पैसा तो प्रिंट हो रहा है। तो ये एक बड़े सिंपल सा क्या कहते हैं इसकी 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 जो है वो मैकेनिक्स है। अगर जो मतलब कि इसको अगर समझना चाहे, इसमें तो इन प्रिंसिपल कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का मतलब दो नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि जो बोरिंग है वो रुक जाएगी, दूसरा ये कि जो आपने लोन लिए हुए हैं दिए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लोन लिए हुए होते हैं, उनका भी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जी जाता ऐसा है। ही बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से फिर आपकी जो आपका आपका पेमेंट जो आपने पेमेंट्स करनी है उसके अंदर इशू आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये इसलिए किया गया है क्योंकि IMF जो होती है वो बुनियादी तौर पे किसी भी इकॉनमी को जो है वो फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखती है, उसको सोशल पर्सपेक्टिव से नहीं देखती या ह्यूमन एलिमेंट सामने नहीं रखती। वो कहती है ये $2 बिलियन आपने ले लिए हैं, अभी अब हमने आपसे वापस लेने हैं $2.2 बिलियन, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट मिला के। तो वो कहेंगे कि जी मनी सप्लाई रोको, इंटरेस्ट, ये हर जगह यही करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, रुपए को डिवैल्यू कर दो। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी वेव आएगी इन्फ्लेशन की, लोगों की बाइंग पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो उसके थ्रू बेसिकली जो है वो ये अपना सारा का सारा मैनिपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी कर लेते हैं ये लोग। तो कोई भी अच्छी इकोनॉमिक मैनेजर जो है या कोई भी एक अच्छा जो 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 इसको मैनेज करे इकोनॉमी को, वो हमेशा इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाने देते। अच्छे मैनेजर जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाने देते और इन्फ्लेशन को भी नीचे रखते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये महंगाई कहते हैं जी, ये महंगाई कम होगी, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ये महंगाई कम होगी क्योंकि कभी हमें कुछ बताते हैं कभी हमें कुछ बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं कोई इकोनॉमी के बारे में तो इतना नहीं जानता है, आम सा सियासी कारकुन हूँ और एक काश्तकार हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और हम एग्रीकल्चर को क्या दे रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो काश्तकार है, जो भारी है, उसको हम क्या दे रहे हैं। उस बेचारे को तो कोई फायदा नहीं है। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, कम कर दें, स्टेट बैंक की कोई आ जाए, कोई पॉलिसी, आप किसी जगह पे भी किसी गरीब को रिलीफ देने के लिए आपकी 80% आबादी जो है वो देहातों में आबाद है। और अगर आप काश्तकार को कोई इंसेंटिव देंगे, कोई रिलीफ देंगे, तो वो डायरेक्टली उन गांव के, उन देहाती लोगों के ऊपर वो असरअंदाज होगा। और आपकी गुर्बत जो है वो 80% लोग जो देहाती इलाकों से ताल्लुक है जिनका, उन्होंने आपकी गुर्बत को छुपा के रखा हुआ है, रोका हुआ है। अगर वो ना होती तो आज तबाही मच जाती जी। और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, देहातियों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, काश्तकार के लिए कोई रिलीफ नहीं है। लफ्जों के अदादो शुमार के हेर फेर के साथ आज तक मुझे बताएं 3 सालों में क्या रिलीफ पहुंचा है नीचे। अब ये कोई तुक बनता है कि लोग गुर्बत से खुदसोजियां, खुदकशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, नहरों में फेंक कर बच्चों को मारा जा रहा है और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। आपकी अद्वियात आके देखें, देहाती इलाका है मेरा, आकर देखें, लोगों के पास
शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाई लोग एक दिन छोड़ के ले रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं करते कि 30 दिन दवाई खाएं, हम 15 दिन दवाई खाएंगे। लोगों के ये हालात हो गए हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है। कई घरों में मैं देखता हूँ कि ये साग वगैरह पक गया वगैरह, उनके घरों में हांडी नहीं पकती। कहाँ से हर चीज सस्ती है? हम एक राग लापते जा रहे हैं जी कि हम रिलीफ दे रहे हैं। मेरे अपने आज मैंने बिजली के बिल पढ़े हैं और आप यकीन मान जाएं, कोई 1.5 लाख का है, ये ट्यूबवेल्स के, कोई 1.5 लाख का है, कोई 1,05,000, 10,000, 90,000, इस रेंज में बिजली का बिल आ रहा है। अष्टकार बेचारा मरा पड़ा है। 180 रुपया जो शुगर केन का रेट था वो आज से 10 साल पहले भी था, आज वो 220 रुपए रेट है। और कितना महंगाई की देखें और हमारी फसलों क्या देखें। अच्छा इब्राहिम साहब, ये एक तो मसला है महंगाई, आलमी महंगाई। दूसरा इशू आपके गवर्नेंस का भी है ना, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मिडिल मैन या जो लोग ब्लैक करते रहे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर ये जो इश्यूज़ जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बयान किए। एग्रीकल्चर का मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, वो 220 रुपए या 25 रुपए जो बता रहे हैं वो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में शुगर मिल्स जो उठा रही हैं वो 255 से 260 रुपए पर मन गन्ने पे वो उठा रही हैं उसको। इसी तरह मकसद है कि आपके पोटैटो की पैदावार जो है वो इतनी लुक्रेटिव हो गई है माशाअल्लाह, उसमें बहुत आप किसी भी नेम एनी क्रॉप जी, आपका मकसद है राइस हो गया, आपका जो है गंदम हो गई, अब ऑलमोस्ट 2,000 रुपए पे उसकी वो की है प्राइस। ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो फिर हमें मिलती क्यों नहीं है सस्ते दामों के? भाई अगर इतनी सब चीज़ अच्छी हो रही है तो फिर तो ये महंगाई नहीं होनी चाहिए। देखें नहीं आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है। महंगाई इसलिए है कि महंगाई के साथ साथ पहले क्या होता था कि महंगाई भी होती थी और बेचारा किसान भी जो है ज़िबा होता था दूसरी तरफ। इस दफा ये हो रहा है कि किसान को उसके प्राइसेस पूरी की पूरी जो हैं वो मिल रही हैं और वो इसी वजह से जो है वो खुशहाल है, क्योंकि उसको मकसद है फिर जब प्राइसेस किसान को पूरी मिलेंगी और कॉस्ट ऑफ मकसद है कि वो प्रोडक्शन जो है, हाँ जी, उसके मगर भी वो तो कम नहीं है ना इब्राहिम साहब, कहते हैं ट्यूबवेलों के बिल इतने आ रहे हैं, डीएपी इतनी महंगा है। देखिए ये देखिए मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं। वैसे मुर्जा मेरे लिए इंतहाई ऑनरेबल है। बात ये है कि एक बंदा ट्यूबवेल चलाता है 4 एकड़ के लिए, एक चलाता है 100 एकड़ के लिए। अब 100 वाले और 4 वाले का फर्क तो आना है, और जितना ज्यादा चलाना है उसने उतना ज्यादा बिल अदा करना है। लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। असर मुर्तजा, आपकी जमीनें ज्यादा हैं तो फिर आपके ट्यूबवेल भी ज्यादा ही चलेंगे ना इब्राहिम साहब का और कमेटी। मैं ये नहीं कह रहा जी जमीनें ज्यादा या कम की बात नहीं है। गुजारिश करने का मकसद ये है मेरा, हरगिज मैं आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, मुझे कोई उसमें पॉइंट स्कोरिंग की भी जरूरत नहीं है। एक आम आदमी की, मेरी, आपकी, इनकी, सबकी रोजी रोटी का मामला है जी। ठीक बात है। हमें इसमें क्या तकलीफ है? जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हमें 250 रुपए या 55 रुपए या 60 रुपए गन्ना मिले तो मैंने क्यों कहना है कि मुझे 220 रुपए मिल रहा है। मैं ये आपको, मेरी 3 मिलें हैं चिन्योट के अंदर, तीनों मिलें जो हैं 221 भी अगर दे रही हैं ना तो जो मर्जी कर ले। एक चीज जरूर, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं मुर्जा साहब, सॉरी टू इंटरफेयर, मैं सिर्फ इतना बता रहा था साउथ में जितनी मिले हैं वो इस रेट पे ले रही हैं। अब मैं सेंट्रल पंजाब की बात नहीं कर रहा। सर मैं अर्ज करता हूँ ना जी, साउथ जो है वो कोई शुगर केन एरिया नहीं है, वहां पे शायद शुगर केन कम हो, जिस बिल का आप जिक्र कर रहे हैं उसे बाहर से गन्ना लेना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ गेट रेट जो हमारा है वो ये है। बाकी अगर मैं जाके गन्ना खरीद के रहीमयार खान से चिन्योट ले आऊं तो लामाला मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देंगे और वो पैसे मेरी जेब में तो नहीं जाएंगे, वो तो ट्रांसपोर्ट वाला ले जाएगा, कॉस्ट बढ़ जानी। गुजारिश करने का मकसद ये था कि अगर गवर्नमेंट कोई बेहतरी ला सकती है, इस मुल्क को गुर्बत से निकालना चाहती है, तो उसको अपनी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को तवज्जो देनी चाहिए, देनी पड़ेगी। आपका काश्तकार खुशहाल होगा। चले मैं वक्फा लूँ, वक्फे के बाद आते हैं ये जो ऑयल प्राइसेस वाला मामला चल रहा है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब मेरे मेहमान हैं। अफनान साहब, अब दूसरी बात महंगाई से रिलेटेड, ये पेट्रोलियम प्राइसेस कल फिर है, अब इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ गए हैं। ओगरा ने समरी भी भेजी है, मगर अब ये रिलीफ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, रिलीफ इसलिए लोगों को नहीं मिल रहा क्योंकि हुकूमत बेसिकली टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर रही है अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। इन्होंने IMF को कहा था कि 600 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तौर पे। तो अब वो ज़ाहिर है जब कीमतें नीचे आ गई हैं दुनिया बाहर, तो उसका जो एडिशनल इनको विंडफॉल मिल रहा है, तो वो ये अपने पास ही रख रहे हैं उसको बेसिकली। तो इम्पैक्ट तो फिर अवाम को कोई नहीं ट्रांसफर आएगा। नहीं कर। इंटरनेशनल प्राइसेस जब बढ़ी तो आपने कह दिया जी ये तो बढ़ गई हैं, इस वजह से आप भुगते हैं। अब जब कम हो गई हैं तो जी चूंकि हमने लेवी टैक्स लेना है तो लिहाजा फिर भी आप भुगते हैं। हाँ, मतलब वो ये अल्फाजों की हेर फेर है, आप समझ लें, जिस तरह मर्जी इसको घुमा ले। बुनियादी तौर पे जो है, देखिए, मैं अक्सर औकात लोगों को ये वाली बात समझाता हूँ, आवाम को भी समझाना, क्योंकि इधर अगर हम टेक्निकल डिटेल में जाएंगे आवाम जो है उनको समझ नहीं आएगा। बुनियादी बात ये है कि हर घर में कोई ना कोई खातून या उस घर का बंदा जो है वो बजट बनाता है उस घर का, कि कितने पैसे खाने पे खर्च करने, कितनी तालीम पे, कितने सेहत पे, कितनी गाड़ी के ऊपर, कितने घर पे, जो भी उसका हर घर का एक बजट होता है। अगर जो बजट बनाने वाला बंदा है वो अक्लमंद होगा, कॉम्पिटेंट होगा, तो वो उन्हीं पैसों में ज़्यादा आप कर लेंगे। अगर वो इनकॉम्पिटेंट होगा, निकम्मा होगा, उसने कभी अपने घर का खुद बजट ही नहीं बनाया होगा, तो वो ज़ाहिर है, कहते हैं, उसको आप देंगे तो वो खर्चे ज़्यादा होंगे और आमदनी कम होगी, और आप 20 तारीख को आप मिनी बजट ला रहे होंगे अपने घर में भी। 22 तारीख को फिर इब्राहिम खान साहब फिर एक मिनी बजट, गरीब आदमी पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो तारीखी फिक्रा है हर गवर्नमेंट में हम सुनते रहे और गरीब आदमी इसी फिक्रे के नीचे पिसता रहा है। सन 72 से यही कुछ वो बड़ी आजकल वो चली हुई है भुट्टो साहब की कि ये महंगाई मैंने नहीं कही, ये इंटरनेशनल उसकी वजह से है। तो ये तो जिस तरह दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, और आप इब्राहिम साहब इसीलिए तो आए थे कि तब्दील करना है, तब्दीली लेके आएंगे, चीजें बदलेंगे। नहीं, जो फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। अब आप देखें, अभी बिल्कुल खान साहब सही फरमा रहे थे कि वो जो है पेट्रोल की अगर कीमतें इंटरनेशनली नीचे आती हैं तो इधर भी आनी चाहिए, दिस इज ओनली लॉजिकल। लेकिन ऑन द अदर एंड आप देखें, कोविड की वजह से जो $700 में एक कंटेनर आता था, वो इस वक्त $9,000 उसका उन्होंने चार्ज कर रहे हैं, ड्यू टू वो जो ब्रेकेज आई वो चेन ऑफ उसमें उसकी जो सप्लाई में। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके फिर उससे ये मामलात जो हैं वो ये मिनी बजट के बाद और आपके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर होगा, लोगों का प्रेशर, जो चीजें हो रही हैं, मतलब कितनी मुश्किल होगी सियासी, इब्राहिम साहब? देखें, सियासी मुश्किलात हमेशा आती हैं जब भी महंगाई होगी। लोग पहले भी पिसे हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कई दफ़ा कर चुका हूं कि हमारा मजदूर और हमारी मिडिल क्लास जो कि सैलरीड लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि इन दो तबकात का जो है वो उस अंदाज में या उस रफ्तार से जो है उनकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ जितना महंगाई में इजाफा हुआ है। तो ये चूंकि आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, प्रोग्राम ले इब्राहिम साहब, आप हल्के की सियासत करते हैं, आम आदमी ये नैरेटिव बाय कर रहा है या लोग जो है ना वो चीखें मार रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं? क्योंकि एक आम आददमी को तो आप ऐसे नहीं समझा सकते। देखिए, मैं तो आपको बड़ी फर्मली एक बात बता रहा हूं, फिर ये ना कहें कि कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। मेरा टोटल हल्का जो है 90-95% जो है जी वो देहात का है, और देहात में पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। अभी ये आपका हो रहा है ना जी इलेक्शन खानेवाल वाला, इसके रिजल्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा। हालांकि वहां पे 50-50 है, आधा देहात है और आधा शहर है। वो तो जो फैमिली, बड़ी फैमिली थी वो अब आपकी तरफ आ गई, वो डाहा साहब की फैमिली जो पहले उधर चले गए थे, तो वो अब उसको क्राइटेरिया अगर आप बना लेंगे तो कल जहां पे नून लीग जीते, देखें, वो तो ये वाले बनाएंगे ना क्राइटेरिया, हम तो नहीं बनाएंगे। ये तो ये कहेंगे जी उसकी वजह से ये जीत गए। मकसद बताने का ये है, ये सारी अगर जिस तरह से ये क्रिएट किया जा रहा है कि जी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और बच्चों को नहरों में फेंक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, फिर तो हमें तो एक वोट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, चाहे बड़ी से बड़ी फैमिली क्यों ना आ जाए। हसन मुर्तजा साहब, ये क्यों वो कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी तो है, अब खानेवाल में भी पता चल जाएगा, अगर इतने बुरे हालात है, इतनी महंगाई है, तो लोग हमारे साथ क्यों हैं? सर, गुजारिश ये है कि जो देहाती हल्के है ना जी, वहाँ पर पार्टी वोट जो होता है वो बहुत कम होता है। वहाँ पे आपके लोकल ग्रुपिंग है, लोकल धड़े है, सियासत है, और ज़मीनी इलेक्शन में
गवर्नमेंट को वोट पड़ जाना वो कोई इतने अचंभे की बात भी नहीं है। मैं अगर एक छोटा सा सवाल करूं और गुस्ताखी ना हो, तो कश्मीर के अंदर इनके साथ क्या हुआ है? ये वादी से हारे हैं पीटीआई। ये जो मुहाजिरीन की सीटें थी पंजाब के अंदर, ये वहां से जीते हैं वो सीटें। वादी के अंदर तो ये हार गए थे। जीबी के अंदर आप देख लें क्या रिजल्ट्स आए हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ थी, कहाँ आ गई। लाहौर के अंदर क्या रिजल्ट्स आए हैं। कराची के अंदर ये पहले नंबर से थे वाडा साहब वाली सीट पर, ये छठे नंबर पर आ गए। अगर इसको पैमाना बनाना है तो जितने इलेक्शंस हुए हैं ये वहां से हारे हैं। अब एक खाने वाली सीट को ये फोकस कर रहे हैं, तो खाने वाली सीट को भी जो पिछली दफा डाहा साहब नून लीग से थे, अब वो इनकी टिकट पे लड़ रही हैं। उनके फैमिली जो है वो अब क्या समझा जाए कि वो अगर इनका अपना उम्मीदवार बेहतर होता तो ये अपने उम्मीदवार को टिकट दे देते। तो ये पंजाब के अंदर जो देहाती हलके हैं वहां पे लोगों के अपनी जाती ग्रुपिंग है, उस वजह से वो जीतते हैं और पार्टी का वो लेबल लग जाता है कि फला पार्टी में चले गए। असल सर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा खानेवाल के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे वहां बड़ा वाज़ेह फर्क होगा पीपल्स पार्टी का 2018 से और अब के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में। तो इसी वजह से बिलावल साहब कह रहे हैं जी हमारी मकबूलियत बढ़ रही है, वोट बढ़ रहे हैं, ये है, आप कोई शक नहीं है। ठीक, कोई दो राय नहीं है कि लोग, अगर ये तो दो पार्टीज ही थी ना ठीक 2018 में, ठीक, हम तो पंजाब के अंदर बिल्कुल कमजोर थे। मुकाबला किससे होगा आगे आपका, नून से होगा या पीटीआई से होगा हसन साहब? जी, मुकाबला किससे होगा अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का, नून से या पीटीआई? उधर जा भी नहीं सका, और वो हमारा जो जनूबी पंजाब है वो तंजीमी हवाले से भी हमसे अलग है। नहीं, मैं नेक्स्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर 2023 के नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि हम 2018 से वोट प्लस करेंगे जी। 2000 ज़िमनी इलेक्शन में बेशक कास्टिंग भी कम होती है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला 2018 से अब ज़िमनी इलेक्शन में वोट जो है वो ऐड करेंगे। हम अपनी जो वहाँ पे बेहतरी है वो नजर आएगी। नहीं, 2023 में आपका मुकाबला पीटीआई से होगा या नून से होगा? मेरा शॉर्टली आंसर। नहीं, 2023 में नून से होगा जी, पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। अफनान साहब, इब्राहिम साहब, अफनान साहब का मैं पॉइंट ले लूँ। वो कहते हैं जी अब आप तैयार हो जाएं, अब आपके मुकाबले पे पीपल्स पार्टी होगी पंजाब में। इतनी इनकी पॉपुलैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए पंजाब के अंदर जो है मेरा बुनियादी तौर पे इस पे थीसिस यही है कि दो किस्म के वोट हैं, एक पीएमएलएन का वोट है और एक एंटी पीएमएलएन वोट है। जो पीएमएलएन का वोट है वो हमें ही पड़ता है और पीएमएलएन का वोट बड़ा ही है, क्योंकि जो पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से हमारा गुडविल बेहतर ही हुआ है। जो एंटी पीएमएलएन वोट है वो बेसिकली शिफ्ट करता है बिटवीन पीटीआई, पीपल पार्टी एंड दी अदर पार्टीज। उसके अंदर आप जरूर शिफ्ट देख सकते हैं कि शायद पीटीआई विल लूज और ऑन द एक्सपेंस ऑफ पीटीआई जो है वो पीपल पार्टी शायद गेन करेगी। आपके वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक में डेंट पड़ेगा और वो पीपल्स पार्टी डालेगी, ये आपका ख्याल है? ये मेरा ख्याल इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो पीपल पार्टी के जो लोग थे और जो पीपल पार्टी का वोट बैंक था वो पीटीआई को शिफ्ट हुआ था 2013 में और 18 में। ठीक, अब वो शिफ्ट जो है वापस होना शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। चलें इब्राहिम साहब, ये दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है, वोट आपका ही कम होना है। मैं अर्ज करता चलूं, एक तो पहले कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ होगा 18 और 23 के कंपैरिजन का, ठीक, कि उसमें से उनके वोट मजीद कम होते हैं या बढ़ते हैं। आपका क्या ख्याल, आपको क्या लगता है? मैं तो अर्ज कर रहा हूं ना कि उनका अपने आप के साथ, अपनी ही पार्टी के साथ, अपने आप के साथ मुकाबला है 18 से 23 में कि वो कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं। बाकी पीटीआई के साथ या नून लीग के साथ नहीं है। नून लीग का और हमारा पंजाब की मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कंटेस्ट होगा लेकिन सिर्फ 2023 की हद तक। जब 2023 में भी एक दफा इंशाल्लाह ये घर बैठते हैं तो उसके बाद फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगे।
इनको अभी तक वो इनको ये बताए जा रहे हैं, इनको ये आसें दिलाई जा रही हैं कि हुण आए थे, कल आए थे, परसों आए, तो उसमें अभी तक 2023 तक ये अपने मामलात को कुछ इंटैक्ट रखे हुए हैं। 2023 के बाद मैं नहीं देख रहा कि ये फिर इतना मकसद है कि ये इतना बड़ा टॉल क्लेम कर सकेंगे कि जी हमारा मुकाबला और हमारा एक वोट और ये वो। इब्राहिम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ लोग जो है ना वो खुशफहमी में रख रहे हो कि आप खुशफहमी में रह जाएं और वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन। नहीं, मैं आपको बताता हूं, इनका वोट बैंक की पोजीशन ये है कि पीटीआई का जो कैंडिडेट था 2018 में वो नून लीग में चला गया और नून लीग का जो विनर कैंडिडेट था वो लोग हमारी तरफ आ गए। ठीक, अच्छा हसन, तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में आज उन्होंने कहा जी टेंडर जारी करे, फवाद साहब ने कहा है ईवीएम के लिए, और हम जो है ना वो करेंगे, तो वो तो फर्म उनका बिलीव है, वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप आगे महाज नजर आ रहा है, क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं जी हम तो नहीं मानते मुतनाज़ा, ये आपको सियासी कन्फ्रंटेशन नजर आ रही? देखिए जी, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही मां सिवाय इनके पीटीआई के, और हम समझते हैं कि इन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ईवीएम एक मशीन है, हम समझते हैं कि अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए, जो आज तक पूरी दुनिया के अंदर उसके रिजल्ट्स आए हैं वो कोई बेहतर नहीं है। वो लोगों ने, मुल्कों ने उसको छोड़ा है, किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। जो भी इस्तेमाल करता है वो उसे छोड़ता है। तो जो यहाँ पर हो रहा है, ये समझते हैं कि हम 2018 के अंदर आरटीएस के जरिए आ गए, और अब हम जो अगला इलेक्शन है वो ईवीएम के जरिए 5 साल और कर लेंगे। तो वो, ये मेरा ख्याल है, कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है आपको इस मामले के ऊपर? जी यकीनन जी, उसके रिजल्ट्स किसी ने नहीं मानने, बल्कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकनी। ये इम्प्लीमेंट होने वाली चीज ही नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। अफरान साहब, अब वो जो टेंडर की बात कर रहे हैं फवाद साहब, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी ईवीएम के ऊपर होंगे, तो गवर्नमेंट तो अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इसका मतलब? देखिए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कह दिया है कि आप इतनी 1000 मशीनें जो हैं वो खरीद लें, और उनकी जो है वो मैनेजमेंट, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी ट्रेनिंग, सारा कुछ आप खुद ही कराएं। क्योंकि अगर आप लोग समझते हैं कि ये काम इतना आसान है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फिर आप खुद ही कर लें, और बाकी दुनिया को और बाकी कौम को भी पता चल जाएगा कि 3 महीने के अंदर इस कॉम्पिटेंट हुकूमत में जो है, कॉम्पिटेंट हुकूमत जो है ये सारी प्रोक्योरमेंट करके, डिप्लॉयमेंट करके, ट्रेनिंग करके दिखाती है कि नहीं दिखाती। तो वो उन्होंने सबके सामने रख दी है। और मेरा ये ख्याल है कि मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि जो आरटीएस वाली हुकूमत थी उसका अब ज़ाहिर आवाम में तो कोई जाने के लिए और कुछ मतलब और कुछ चारा नहीं है। महंगाई भी इतनी ऊपर है, काम भी कोई नहीं किया, चोरी चकारी भी ज़्यादा की है, तो अब एक ही इनके पास रास्ता रह गया कि ईवीएम के थ्रू अगला इलेक्शन जो है मैनिपुलेट करें। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो इब्राहिम साहब इस पर कॉमेंट लेंगे, प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, ये ईवीएम टाइम की शॉर्टेज भी है और मामला कंट्रोवर्शियल भी है, अगर आप शॉर्टली कमेंट करें तो। देखिए, मामला तो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है नहीं, क्योंकि इनकी स्टेक्स थी हर हल्के में 10-10, 15-15 हज़ार वोटर लिस्टों में एक्स्ट्रा वोट्स पड़े हुए थे। एक तो उनसे निजात मिल जाएगी, वो नहीं डल पाएंगे। और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हर पार्टी का बंदा उसमें बैठा होना है जिसने बैठ के ईवीएम को देख लेना है, और उसको पता होगा कि कितने वोट कास्ट हुए हैं, और उसमें से वही डब्बे में से निकलने हैं, जिसके हक में होंगे वो जीतेगा। इसमें तो कोई दूसरी राय वाली बात नहीं है। साहब कह रहे हैं जो बीज आप बोल रहे हैं बोरे फल किसी और को मिलेगा, ये कहीं आपके खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। जरदारी साहब माशाल्लाह इतने वलीउल्लाह बन गए हैं, तो बिल्कुल उनकी पूरा हक है उनको अपनी स्टेटमेंट देने का। मैं लेकिन इतना आपको बता दूं कि 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जो है कंफर्टेबली जो है विन करेगी, और पूरे पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक छोटी अर्ज करता चलूं कि इस वक्त आप ये डायनेमिक्स देखें, आप बता रहे हैं कि बहुत महंगाई है और लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है ना जी, उतने उसके बावजूद इनकी लीडरशिप के पीछे कोई बाहर आने को तैयार नहीं। तो ये दिस शुड बी द इंडिकेटर, और उसको पता होना चाहिए कि लोग इनको किसी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये सिंध में एक जो बल्दियाती इंतखाब के हवाले से ऑर्डिनेंस पे हो रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज जमा हो गई हैं। इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के बजाय अपने जो सिंध गवर्नमेंट है उसको दे दिए हैं। तो पीपल्स पार्टी तो डेमोक्रेटिक जमहूरियत पे यकीन रखने वाली, और फिर ये मशावरत पे, तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है? क्या ही अच्छा होता कि यहाँ मशावरत से फैसला हो जाता और सब आपके साथ बैठे होते।
इंशाल्लाह जी बेहतरी होगी वहाँ पे। वहाँ मुशावरत का अमल जो है वो जारी है, अपोजिशन से भी राब्ते किए जा रहे हैं और वो डायलॉग के जरिए ही वो मामलात रिजॉल्व होंगे। हमने तो 18th अमेंडमेंट जैसी अमेंडमेंट जो है, इतनी बहुत बड़ी अमेंडमेंट आइन की बहाली थी, वो भी हमने मशावरत से की थी। और लेकिन हसन बाकी साहब वो दीगर कहते हैं चीजें भी 18th अमेंडमेंट में जो चीज़ आपने लेनी थी वो ले ली, जो देनी थी वो दी नहीं। नहीं, हमने जो चीज देनी थी वो भी दे दी, जो चीज लेनी थी वो भी ले ली। 18th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट साहब ने अपनी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को दे दी। इससे ज्यादा और हम क्या दे सकते थे कि वो खुद उन्होंने अपनी पावर अपने हाथ से, यहाँ पे तो चपरासी के इख्तियारात कोई किसी को नहीं देता। कहते नहीं वहाँ पे एनएफसी जो है ना वो ले लेते हैं मगर पीएफसी नहीं देते हैं, नीचे जो है प्रोविंशियल। मेरी अर्ज सुन लेना, एनएफसी जो है वो आज तक पूरा नहीं मिला। सिंध को तो छोड़े, पंजाब का जो एनएफसी है वो भी हर दफा 200-400 अरब रुपए का डकैती होती है। वो एनएफसी तो वो देते ही नहीं है। सिंध को उन्होंने कहाँ से देना है? जब बिशप का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो हमने हर एमएनए के हलके में वो काम किया, चाहे वो नून लीग का था, चाहे वो किसी और पार्टी का था, हमने हर हलके में वो दिए। लेकिन आज जब हेल्थ कार्ड की बारी आती है, जो प्रोग्राम भी हमारा है वो बिशप ही है दरअसल, उसका नाम एहसास लिखते फिरे, उसका ये नाम नहीं चेंज कर सकते। ये अपने स्टेशनरी और ये सारा कुछ तो कर सकते हैं लेकिन उसका नाम नहीं, उसको एक आईनी कानूनी हैसियत हासिल है, वो नहीं बदल सकते। वही हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के लोगों को कहते हैं कि अगर सिंध की हुकूमत हमें अपने एनएफसी में से पैसे देगी तो हम आपको देंगे। ये कौन सा तरीकाकार है? जब बिशप हमने स्टार्ट किया, हमने तो किसी का एनएफसी नहीं काटा था, हमने तो सूबों को उस एनएफसी उस 18th अमेंडमेंट के जरिए हमने शनाख्त दी सूबों को, हमने तो सूबों को कौमी धारे में लेके आए, हमने तो वफाक को मजबूत किया, हमने तो एनएफसी का फैसला किया। वक्त का मैं अफनान साहब बल्दियात के ऊपर आपका पॉइंट, ये कराची में जो कुछ और ये सिंध में हो रहा है, आसिफ अली जरदारी नहीं है, वाकईतन वली नहीं है, वो सियासतदान है। हसन साहब वक्त कम है, मैं जरा अफनान साहब का पॉइंट ले लूं इस पे, बल्दियात के ऊपर हल क्या है? जितना भी काम है, अच्छा जी, मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि वलीउल्लाह आसिफ अली जरदारी नहीं है, वलीउल्लाह कहीं और है। आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के विजनरी सियासतदान और लीडर है। ठीक जी, अफनान साहब सॉल्यूशन। मैं ये देखें, बुनियादी तौर पे जो लड़ाई है वो इख्तियार की और पैसे की है। ठीक। और उसके अंदर जो है वो इन्होंने बेसिकली किया ये है कि आर्टिकल 140A है सिंध में जो उन्होंने डाल दिया है, उसके अंदर होता ही है कि जो बहुत सारे काम है जो कि लोकल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो इख्तियारात जो है वो प्रोविंशियल ने वैसे तो डिवॉल्व किए लेकिन वो एक स्केड्यूल में डाल दिए, वो कभी भी वापस ले सकते हैं। तो उसकी वजह से होगा ये कि जो मेयर होगा कराची का या जो मेयर होंगे बड़े शहरों के, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे और उनको उनकी बात माननी पड़ेगी, which is against the spirit of democracy। हल क्या है? इसलिए हल वो जो कह रहे हैं जी हसन साहब के जी, हल ये है कि एक तो टैक्स कलेक्शन जो है उनको लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अलाउ की जाए, एक बात, खास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा कराची है। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने स्केड्यूल बनाया है जिसके अंदर जो लिस्ट है वो इस तरह की ना हो कि वो उसको चेंज कर सके। अगर वो चेंज करेंगे तो फिर जाहिर है वो तो फिर ये वो तो आपने तलवार लटका दी, जब चाह आपने जो है ना उसको इस्तेमाल कर लिया। इब्राहिम साहब लास्ट सेंटेंस सर, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे इसी के ऊपर। जी, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जिस किस्म की लैंग्वेज या सेंटेंसेस वज़ीर आला सिंध ने असेंबली में इस्तेमाल किए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे हैं सिंध के तमाम लोग जो हैं, बल्कि सिंध क्या पूरे पाकिस्तान के लोग, और अगर प्रोविंशियल लेवल पे है तो जैसे आप फरमा रहे हैं पीएफसी भी होना चाहिए, एनएफसी तो हर कोई ले लेता है, आगे कहते देते नहीं है ना पैसे, पूरे नहीं देते हैं, तब पूरे सिंध रोना रो रहा है कि जी हमें तो देना पैसे, हमारे हिस्से के पैसे ही नहीं देते हैं। एनएफसी अवार्ड आपको पूरे आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक हो जो डिसाइड है बजट के अंदर वो भी नहीं देते इब्राहिम साहब, वो भी पूरा नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बड़ी
इब्राहिम साहब, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह कई दफ़ा कर चुके हैं, इतनी शॉर्टेज है, पैसे दे दें। वो कहते हैं जी रिकवरी होगी तो पैसे देंगे। उनको कहे ना जरा खाने की रफ्तार कम करें तो पैसे पूरे हैं और मिल भी पूरे गए हैं माशाल्लाह। एक एक वो स्पीकर के घर से पता नहीं कितने कितने बिलियंस निकल रहे हैं। चले, ये तो फिर इस तरह तो जितने मर्जी एनएफसी दे दें ये खत्म नहीं होंगे। लुट के खाती जा रहे। शौकत खानम का पैसा खाने वाला ईमानदार हो सकता है? वो इब्राहिम साहब, वो तो जस्टिस वजी साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब 30 लाख रुपए महीना खर्चा देते थे और फिर 50 लाख कर दिया था। ये कुछ सही बात है इब्राहिम साहब, या वजी साहब से वो ने गैर जिम्मेदाराना बात? देखिए वजी साहब बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने जो भी कहा जैसे भी कहा, ये मुझे बताएं कि कोई गवर्नमेंट का पैसा था या इनकी तरह यानी जहांगीर तरीन साहब प्राइवेट कैपेसिटी में देते थे बनी गाला का खर्चा चलाने के लिए। आप इंडोर्स कर रहे हैं इसको? नहीं, मैं सिर्फ मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये तो नहीं है कि लोगों के हकूक पे तो डाका नहीं ना डाला। अगर कोई वॉलंटियरली आप मुझे कुछ देना शुरू कर दें, अगर मुझे आप देते हैं फर्ज करें, तो मैं या तो उसको एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा। ये तो नहीं होगा कि ठीक। इब्राहिम साहब जी, अफनान साहब कुछ कहते तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में? मैं कह रहा हूँ वो पैसा इमरान खान साहब अपने पास रख लेते थे और फिर जो जिन लोगों से लेते थे उनको कहते थे कि लोगों के हकूक पे डाका मारो। तो वो इनडायरेक्ट क्या कहते हैं किस्म की करप्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड करप्शन। इब्राहिम खान साहब और सेनेटर अफनान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।